हेलो एवरीवन। पूजा मैडम का तो केस सुन ही लिया होगा आपने कि कैसे उन्होंने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का यूज़ किया है और कैसे आने के बाद इस तरह के उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं और सही भी हैं। तो यहाँ सोचने वाली ये बात है, मैं एथिक्स के लेक्चर ले रहा था कि ऐसा क्यों डिस्क्रिपेंसी होती है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं कि कई लोग काफ़ी एथिकल निकलते हैं, कई लोग काफ़ी अनएथिकल निकलते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है परवरिश। परवरिश, उसके माँ बाप की अगर हरकतें देखी जाएं, ठीक है, जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा है, तो उससे सीधी-सी बात समझ में आती है कि काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इस बंदी ने अपने पेपर भी नहीं लिखे। इसके भी पेपर किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि इसने कोटा लगाया फर्जी कोटा लगाया है लो विज़न का, तो उसमें स्क्राइब की सर्विस मिलती है। इसका पेपर भी किसी और ने लिखा है, इसने खुद नहीं लिखा पेपर। क्योंकि अगर खुद भी पेपर लिखा होता, एथिक्स के पेपर लिखे होते, तो कम से कम इतनी तो समझ होती आदमी में कि ये सब चीज़ें नहीं करूँ, नहीं तो मेरे को पकड़ा जा सकता है। आदमी एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म करके उसके इम्पैक्ट जानता है किसी भी एथिकल केस स्टडीज़ के। तो इसने अपना पेपर खुद नहीं लिखा। ये तो बात मेरे को 100% लगभग क्लियर है। अगर इसकी आरटीआई जाँच हो, पता लगे कि इसने स्क्राइब की सर्विस ली है, तो इसका पेपर भी किसी और ने लिखा है। और आज की डेट में तुम किसी को भी 1 लाख रुपए दो पेपर लिखने के लिए एज़ ए स्क्राइब, कोई भी आदमी जाके पेपर लिख देगा। 3 घंटे के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं उसे पेपर लिखने के, क्या दिक्कत है उसके लिए? तो इसने हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हायर किए हैं और उसका पेपर लिखवाया है इसने, लड़की ने। एंड हाउ डू आई नो ऑल दिस? बिकॉज आई हैव अपीयर्ड 2 टाइम्स इन यूपीएससी इंटरव्यू। मेरे को सब पता है मेडिकल का। और ये जिस तरीके से क्लेम कर दिया ना कि मैं डिसेबल्ड पर्सन हूँ, तो आई ऑल्सो कम फ्रॉम द स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी, एज यू माइट नो ऑलरेडी, मैनी ऑफ यू माइट नो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने स्पेशली एबल्ड होने पे ना उसका मिसयूज नहीं करते। मिसयूज क्या, कई लोग यूज भी नहीं करते उसको, कि उन्हें सहानुभूति पसंद नहीं है, उन्हें टोंटबाजी पसंद नहीं है समाज की, उन्हें अपनी मेरिट प्रूव करनी है। बहुत सारे लोग नहीं करते यूज। आई डिडंट यूज, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग सफर्ड इन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम द लास्ट 6-7 ईयर्स। मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, बहुत लोग करते हैं। एंड यू माइट ऑल्सो नो मैनी पीपल हु हैव नॉट यूज्ड इट। बट ये आजकल चलन चल गया है कि कुछ भी थोड़ा भी कहीं से भी खींच लो, तो ये बहुत गलत चलन है, बहुत ज्यादा गलत चलन है। ठीक है, अब इन्होंने किस तरीके से मिसयूज किया है पूरे सिस्टम को मैं बताऊंगा। इन्होंने 5 बार यूपीएससी को पागल बनाने की कोशिश करी है, लेकिन यूपीएससी पागल नहीं बना है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कैसे करके हुक और क्रुक सिस्टम को चेंज किया है, मोल्ड किया है अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये है इनकी 2019 की प्री का रिजल्ट। ठीक है, जिन्होंने अपना नाम डाला है खेड़कर पूजा दिलीप राव। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है इन्होंने नाम बाद में चेंज क्यों किया। और नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि इस साल 2019 में उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया था। मतलब केस चल रहा है, इनको मिला था आईआरएस आईटी जैसे ये क्लेम करती हैं, और वो किस पे मिला था? लो विजन सर्टिफिकेट पे मिला था, लो विजन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट पे। ठीक है, तो इन्होंने 2 काम करे यहाँ पे। एक तो लो विजन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चेंज करके मल्टीपल डिसेबिलिटी किया और अपना नाम चेंज किया। नाम चेंज करने के पीछे इनका ये रीजन ये था क्योंकि कोई भी यूपीएससी में इंटरव्यू अपीयर हुआ है तो उसे ये पता है कि फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें पुराना उनका सारा डिटेल, कि उन्हें कभी यूपीएससी से रिजेक्शन हुआ कि नहीं, उनका कोई सर्टिफिकेट पहले लगाया है कि नहीं, ठीक है, लगाया है तो वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, उसकी पूरी डिटेल भरनी पड़ती है। तो उन्होंने जब 2019 में दिया और उनका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके एक नई आइडेंटिटी बनाई अपनी, ताकि यूपीएससी उनकी पास्ट, मतलब ये जो 2019 में उन्होंने अटेम्प्ट दिया है, इसको पकड़ ना पाए। ठीक है, तो फ्रॉड किया है बेसिकली। 2021 वाले अटेम्प्ट में अपीयर हुई हैं और 2022 वाले अटेम्प्ट में अपीयर हुए हैं। आपको मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ कि 2021 वाले अटेम्प्ट में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता लगा कि भाई लो विजन का सर्टिफिकेट इन्होंने यूज किया था? ये साई रिजल्ट से पता लगा। ये देखो, साई में इनका सिलेक्शन हुआ था, मतलब उसी 2019 वाले अटेम्प्ट के बेसिस पे, तो उन्होंने लो विजन का अपना यूज कर रखा है सर्टिफिकेट। तो फिर इन्होंने फिर लो विजन सर्टिफिकेट से ये मल्टीपल डिसेबिलिटी क्यों आई? इसका रीजन है कट ऑफ।
ये देखो, ये है हमारी विजुअल वालों की कट ऑफ। PWD 2 होता है ना, कई यूट्यूब चैनल काफी फेमस लोग जो है ना PWD 1 को विजुअली चैलेंज बता रहे हैं, बल्कि PWD 2 है, बिकॉज आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ इट, आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो 932 मार्क्स हैं, 932 मार्क्स हैं। अब ये देखो, ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, 910। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है, 916। एससी की कट ऑफ कितनी है, 886। एसटी की कट ऑफ कितनी है, मतलब ये 932 जो है ना, मतलब लगभग जनरल के बराबर ही हो गया ये तो। मतलब आप ये लगाओ कि लो विजन जो कैंडिडेट हैं उनका लगभग जनरल के बराबर कट ऑफ आ रही है। और ये जो 932 है ना, ये ऑल सर्विसेज है, ऑल सर्विसेज है। और आईएएस की पोजीशन सिर्फ एक या दो होती है, ज्यादातर एक ही होती है, मोस्टली ईयर्स में सिर्फ एक आदमी जो है विजुअली इंपेयर्ड आईएएस बनता है। और आप शॉक रह जाओगे कि आईएएस के लिए जो कंपटीशन जनरल में है ना, विजुअली इंपेयर्ड में भी सेम ही कंपटीशन है, लगभग सेम कंपटीशन है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 141 रैंक पे एक क्या मिलना चाहिए बताओ, एक आदमी को अगर 141 रैंक है यूपीएससी में, तो उसको क्या मिलना चाहिए आप बताओ। उसको आईपीएस मिलेगा जनरल कैटेगरी में। लेकिन देखो, ये बंदा विजुअली इंपेयर्ड कैटेगरी है, ठीक है, और 141 रैंक है इसकी यूपीएससी में। इसको मिला है क्या, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। जो एक जनरल कैटेगरी बंदा 500 रैंक के आसपास या 400 रैंक के आसपास जाके जिसको मिलती है, वो इसको 141 रैंक पे, मतलब इसने जनरल में इतनी रैंक लेके आया है, 141 रैंक इसकी आई है ऑल ओवर इंडिया, और उसको आईसीएलएस मिला है। तो एक विजुअली इंपेयर्ड होना कर्स है। मतलब आप ये बताओ कि जो जेन्युइनली जिनका पीडब्ल्यूडी है, उनको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। मतलब जनरल में 141 नंबर लाने के बाद भी उसको जो है आईएएस नहीं मिल रहा है। क्यों क्यों नहीं मिला इसको आईएएस इतनी रैंक पे भी? क्योंकि रैंक 7 को आईएएस मिल चुका है, एक ही सीट है, रैंक 7 को आईएएस मिल गया, सिर्फ एक ही सीट है। तो इसलिए इस लड़की ने अपनी जो है वो चेंज करी थी, डिसेबिलिटी चेंज करी थी, ठीक है। अब 2021 में देखो, 2021 वाले अटेम्प्ट में भी इसका सिलेक्शन हुआ था, ये देखो, और इसकी रैंक आई थी 679, ठीक है। यूपीएससी ने 182 नंबर दिए इस फ्रॉड को। ये देखो यूपीएससी का, मेरे ने 2 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं। पहले इंटरव्यू में मेरे 157 मार्क्स थे, दूसरे इंटरव्यू में 153 मार्क्स थे। पता नहीं कैसे जज करते हैं यार। मेरे से एथिक्स में इतना बंदा कोई स्ट्रांग नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉन करप्टेबल टाइप का बंदा हूं मैं। अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन यार जीवन में कुछ नहीं किया मैंने किसका बुरा किया आज तक? न कभी सोचा किसी का बुरा करने का। और बहुत सारे आप 99% जो मेरी ऑडियंस है वो ऐसी ही होगी, आई नो दैट। लेकिन इसको देखो, ये फ्रॉडिये को यार 182 नंबर। एंड आई हैव सीन मैनी पीपल यार, बहुत सारे फ्रॉडिये टाइप के, आपको भी पता है टॉपर्स निकलते हैं, और आपको टॉपर की वीडियो देख के ही पता लग जाता है आदमी फेक टाइप का है, और उसके आपको 200 प्लस नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। जो रियल एकदम देसी आदमी है, उसको जो है तुम जो है 150 नंबर भी नहीं देते हो, ठीक है। एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, उसके 105 नंबर आए थे, 105 मार्क्स आए थे उसके 22 में, 2022 में इंटरव्यू में। और वो पता है उसका बैकग्राउंड क्या है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। 105 इंटरव्यू नंबर आए हैं, उस बंदे ने बुलेट खाई है, गोली खाई है उसने करप्शन केस में। ही वॉज ए पीसीएस ऑफिसर, वो पीसीएस ऑफिसर था, उसने बंदूकें झेली हैं करप्शन एक्सपोज करने में, और बंदूक की वजह से वो पीडब्ल्यूडी हुआ। उस बंदे को 105 नंबर दिए। ये पागल हो गया है क्या यूपीएससी का बोर्ड? जिस बंदे ने सीने पे गोली खाई है करप्शन एक्सपोज करने के लिए, उसको तुम 105 नंबर दे रहे हो, और इस फ्रॉडिया को 182 नंबर दे रहे हो। भाई मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, मेरे को एक बात समझ में आ गई। अगर तुम एलिटिस्ट टाइप के वहां पे बोलोगे ना, बिल्कुल एकदम सबमिसिव टाइप के रहोगे, ठीक है, और मतलब ऐसे रहोगे कि जो आदेश दे दिया, चाहे करप्शन का दे दिया, कैसा भी दे दिया, मान लेंगे, तो तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं वहां पर। आईएएस पीसीएस पाठशाला वाले सर हैं, ठीक है, उनके भी ज्यादा नंबर नहीं आए हैं, उन्होंने भी बताया था उनके इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर नहीं है। ओके, अब उनसे बढ़िया बंदा क्या होगा उसमें? एंड आई नो मेनी पीपल हु आर टू द कोर हार्ड कोर ईमानदार, उनके यूपीएससी में अच्छे नंबर नहीं आते इंटरव्यू में, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, देखो इसी रिजल्ट को देख लो, इसी अगर पीडीएफ को देखो, ऊपर देखो इस बंदे के 138 मार्क्स हैं। क्या गलती थी इस बंदे की, इसने ऐसा क्या गलत कर दिया यार? क्या इस पे बोला नहीं गया? क्या इसको आंसर नहीं लिखने आए? ऐसा क्या कर दिया, ऐसी क्या गलती कर दी जो इसके 138 मार्क्स आए हैं, ठीक है, जो इसने नहीं किया है?
तो ये सिस्टम समझ नहीं आता मेरे को, ठीक है। फिर इन्होंने 2022 में पेपर दिया और 2022 में इनके आए 821। अब ये देखो इन्होंने जो है अपने मेंस में ना रिटर्न टोटल 743 नंबर यहाँ पे इनके आए हैं, और इन्होंने जो पिछले वाला मेंस था उसमें 560 नंबर आए हैं। अब 560 से 743 नंबर इन्होंने जंप किए हैं 1 ईयर में, ठीक है। अब इनकी जब हिस्ट्री निकालोगे ना तो उस एक साल में इन्होंने कोर्ट केस लड़े हैं 4-5, कि जो पुराने अटेम्प्ट्स थे उसमें जो वो लिस्ट है उसके कोर्ट केस लड़े हैं इन्होंने। अब ये कोर्टबाजी कर रही थी कि ये तैयारी कर रही थी, और आपको पता है कि 560 से 743 नंबर नाले में ना जान खिसक जाती है। आदमी को कम से कम नहीं तो 50 टेस्ट लिखने पड़ेंगे 3-3 घंटे के, और वो पूरे साल पढ़ना पड़ेगा कुत्ते की तरह, जब जाके इतने नंबर बढ़ेंगे। इस बंदी के 560 से 743 नंबर आए हैं, तो मेरे को 100% यकीन है कि इसका पेपर स्क्राइब ने लिखा है, और स्क्राइब को इसने पैसे दिए हैं और इसने स्क्राइब ने पेपर लिखा है। और जब भी आपको पता होगा कि यूपीएससी में कैसे होता है कि जो स्क्राइब होता है ना, उसके हर स्क्राइब पे एक इन्विजिलेटर नहीं रहता, मतलब बहुत बड़ा हॉल होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक इन्विजिलेटर है वो घूमता रहता है, वो घूमता रहता है ऐसे करके, और ये लोग स्क्राइब जो होता है वो पेपर लिखता रहता है उसका, किसी भी डिसेबल्ड पर्सन का, अगर स्क्राइब लिया है उसने तो, ठीक है। तो मोस्टली तो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं ना, वो अनप्रिविलेज्ड होते हैं, तो स्क्राइब को वो पैसे नहीं दे पाते, तो स्क्राइब बेसिकली उनके भले के लिए जाता है कि चलो ठीक है हम चले जाते हैं। आई हैव बीन स्क्राइब नॉट ऑन इन यूपीएससी, बट काफी एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में स्क्राइब के तौर पे गया हूँ, एंड आई कांट डिनाई। यार एक बात बताओ, मैथ का सवाल है, सी सेट का सवाल है, वो एक विजुअली इम्पेयर्ड 100% बंदा कैसे कर देगा, लेकिन मेरा एक क्राइटेरिया था कि आई विल बी स्क्राइब टू ओनली दोज पीपल हु आर 100% ब्लाइंड। भाई जो 100% ब्लाइंड है सिर्फ मैं उसका स्क्राइब बनूंगा, बिकॉज आई नो फॉर ए श्योर कि अगर कोई 60% भी विजुअल डिसेबल्ड है, उसको इतना बहुत इतना दिख जाता है कि वो अपने जो है कैलकुलेशन खुद से कर सकता है अगर दिमाग चल रहा है तो उसको स्क्राइब की जरूरत नहीं है। 40 to 60% वाले बंदों को स्क्राइब की जरूरत नहीं है, 80% 100% वालों को पड़ती है। लेकिन ये लड़की, इसकी परसेंटेज जहां से दिखने में लग रहा है, इसकी परसेंटेज कहीं से कहीं तक 40-60% से ऊपर नहीं है डिसेबिलिटी की, तो इसको स्क्राइब लिया है इसने, तो और स्क्राइब ने इसका पेपर लिखा है। नहीं तो इतने मार्क्स इसके बढ़ कैसे गए, मेरे को समझ नहीं आया, इतनी अनएथिकल बंदी के, ठीक है। और रैंक आई इसकी 821। अब जो सर्विस एलोकेशन 2021 में हुआ था ना, ये देखो जो इसकी रैंक आई थी 679, अब ये वापस से 2021 में यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दी। क्यों, कैसे पता है? देखो सर्विस एलोकेशन देखो आप। ये 678, ये 680, 679 गायब है यहाँ से। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो इसको सिर्फ आईएएस चाहिए था, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में इस साल मिला नहीं, ठीक है, आईआरएस मिला होगा, या फिर इसका जो, क्योंकि अगर सर्विस में तो नाम होता, अगर ज्वाइन नहीं करना है तो बाद में नहीं करती, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका मुझे लग रहा है 2021 में भी सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है, जब भी ये एम्स में नहीं गई वापस। नहीं यार एक बात बताओ, आपका मेडिकल है, आप एम्स में जाके तो देखो कि मतलब यार डॉक्टर क्या कहते हैं क्या नहीं गए हैं। लेकिन वो इस साल 2022 वाले अटेम्प्ट में एम्स में गई ही नहीं, क्योंकि उसे पता है एम्स वाले उसको रिजेक्ट करेंगे, इसलिए नहीं गई। और उसको कैसे पता एम्स वाले रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो पहले रिजेक्ट हो चुकी है, 2021 में रिजेक्ट हुई हुई है वो, 2019 में रिजेक्ट हुई है, तो 2 साल वो रिजेक्शन झेल चुकी है एम्स का, इसलिए वो एम्स में नहीं गई मेडिकल के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एम्स वाले ना रुला देते हैं, जो असली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं ना उनको भी रुला देते हैं। इतने सारे टेस्ट लिखते हैं, इतने सारे, मतलब जो है ना 1-2 महीने तक इनकी जांच चलती है, 1-2 मंथ्स तक जांच चलती है इनकी, ठीक है। और काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, मतलब जो रियल पीडब्ल्यूडी है ना उनको भी डर लगा रहता है कि कहीं हमारा रिजेक्ट ना कर दें एम्स वाले, जो रियल पीडब्ल्यूडी है उनको भी डर लगा रहता है। और ऐसे भी केस आए हैं कि रियल पीडब्ल्यूडी है उसको भी एम्स वालों ने अनफिट कर दिया है फॉर द जॉब, ऐसे भी केस है, ऐसे भी सुनने में आते हैं कि सर मेरा तो सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ सही था, ठीक है, लेकिन ये एम्स वाले मान ही नहीं रहे, क्या कर सकते हो, यूपीएससी सुनता नहीं है। तो यहाँ भी धांधलेबाजी चलती होगी कहीं ना कहीं, यार डॉक्टर है वो, पैसे के लिए तो डॉक्टर है वो। सिस्टम इतना खराब हो चुका है ना, एंड नॉट ओनली पूजा खेड़कर, अगर पीडब्ल्यूडी की बात आए,
ठीक है, तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे कि आपको लगेगा नहीं कि उनको डिसेबिलिटी है किसी तरीके की। ठीक है, कई लोगों का तो दिखता ही नहीं है, लेकिन वी कैन नॉट जज, क्योंकि कई तरह की डिसेबिलिटी होती है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है डिसेबिलिटी नापने का। ठीक है, वी कैन नॉट जज ए पर्सन बाई शेयर लुक्स। बट स्टिल इन हर केस शी इज ड्राइविंग ऑडी, शी इज ड्राइविंग ऑडी। भाई जब ऑडी को आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, ड्राइविंग तो आप कर ही नहीं सकते ना लो विजन पे, आपका लाइसेंस ही नहीं बनता है। अब इनको क्या पता कि क्या स्ट्रगल्स होते हैं एक जो है पीडब्ल्यूडी पर्सन के, स्पेशली एबल्ड पर्सन के क्या स्ट्रगल होते हैं। भाई बचपन से ही तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता कि भाई तुम्हें चोट लग गई, जो रहा सा तुम्हारा विजन है या फिर तुम्हारी जो दिक्कत है, ठीक है, वो और ना बढ़ जाए। तुम्हें हमेशा क्लोज रखा जाता है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं लेने दिए जाते। भाई बचपन से आज तक मैं कभी टूर टूर पे नहीं गया हूँ, मतलब जो स्कूल वगैरह जाते थे टूर पे, कॉलेज वगैरह जाते थे, मैं नहीं गया बीटेक के एंड तक, क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते थे। कुछ हो गया, जो रहा सा विजन है वो भी गया। ठीक है, आदमी ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे साइकिल के चलाने के अलावा कुछ नहीं आता चलाना, डर लगता है, विजन कम है कि कहीं भी कोई भी आके ठोक जाए, क्या पता है आजकल इतनी स्पीड में लोग चलते हैं। जॉब्स का है कि जॉब्स इतनी ज्यादा लिमिटेड हो जाती हैं तुम्हारे लिए कि टीचिंग बचती है बस, या फिर कोई बहुत बड़ी ऑफिसर की पोस्ट है वो बचती है। यू कैन नॉट गो इनटू फौज, फौज में नहीं जा सकते, एनडीए क्लियर था, गेट से ही भगा दिया, चश्मा लग रहा है हटाओ एसएसबी में। इनको क्या पता ये स्ट्रगल कितना होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग की जॉब्स खत्म हो जाती हैं, सबको 6x6 चाहिए सारी पीएसयूज में, जिनमें कोर हार्ड कोर इंजीनियरिंग जॉब्स हैं, उसमें तुम जा नहीं सकते। आईटी में तुम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि रहा सा विजन है वो भी खत्म हो जाएगा कंप्यूटर के सामने बैठे रह के। क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। फिर रही सही बैंक की जॉब, बैंक में चलो ठीक है, बैंक में चले जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे बंदे जो काम करते हैं, ठीक है, जो बैठ के नहीं खाना चाहते, उनको काम करना पड़ता है। अब काम करने का ये तरीका है कि भाई काम डिसीजन मेकिंग का हो तो आदमी करे भी। 24 घंटे जो है कंप्यूटर के सामने बैठने का काम है बैंक में भी, आपको पता है बहुत मोस्टली लोग पिए होंगे, कंप्यूटर में बैठ के आंकड़े देखते रहो दिन के 8 घंटे। आपको पता है मेरा विजन आधा हो गया था बैंक में इन जस्ट 1 ईयर ऑफ जॉब, जितना भी था मेरा पहले। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है इस पे, जिसकी वजह से तुम आईटी सेक्टर में नहीं जाते, उसी की वजह से बैंक में नहीं रह सकते। यू हैव टू लीव द जॉब, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव, आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाएगी। क्योंकि एक घमंडी आदमी है, क्योंकि ईगोइस्टिक आदमी है, इसलिए वो अपना जो है बेनिफिट्स का यूज नहीं करना चाहता। लेकिन जब ऐसे लोगों को देखते हैं कि गलत तरीके से अपने जो बेनिफिट्स का यूज करते हैं लोग, तो यार अंदर से ना जी खराब हो जाता है। लेकिन आदमी दूसरे को देख के तो चल नहीं सकता, अपने उसूलों पे आदमी को टिके ही रहना है, यही सोच के बस जिंदगी चलती है सबकी। अब इस लड़की ने गलत किया है, आजकल ये माहौल चल रहा है कि यार सब सिस्टम करप्ट है, हम भी करप्ट हो जाते हैं। यार एक बात बताओ, अगर सामने वाली लड़की गलत है और उसने गलत मीन्स यूज करे हैं, तो आप भेड़ चाल में उसको देखा देखी चलोगे क्या? आप ये बताओ, उसने गलत किया तो आप भी गलत करोगे। ऐसे तो फिर जब आप ऑफिसर बन जाओगे, तो सामने वाला करप्शन करेगा तो आप भी करप्शन करोगे यार, सामने वाला मर्डर करेगा तो आप भी मर्डर करोगे। तो यहीं पे एक डिफरेंशिएटर हमें दूसरों के जो गलत करते हैं उनमें और अपने में लाना पड़ेगा, कि जो दूसरे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट यू हैव टू स्टिक टू योर कोर, कि भाई ठीक है सिस्टम खराब है, लेकिन सिस्टम को सही कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। अगर हम ही गलत हो जाएंगे तो सिस्टम को सही कौन करेगा? आप ये देखो, कई लोग कह रहे हैं कि सर सब खत्म है और सब ये गलत चल रहा है और कहीं से जुगाड़ चल रहा है, अब सब जुगाड़ के पीछे लग जाएंगे क्या? नहीं भाई, ऐसे केस बहुत कम है, 2-3 साल में एक केस आया है, ज्यादा केस नहीं है। इस देश में 6,000 आईएएस अफसर हैं, 5 से 6,000। उसमें से आपने जो बैड आईएएस अफसर की न्यूज है ना, वो 10-12 से ज्यादा नहीं सुनी है। ज्यादातर 4-5 हजार आईएएस अफसर काफी अच्छे हैं, काफी ईमानदार हैं, इस देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं।
है ना। तो अगर आप एस्पायर कर रहे हो पोजीशन के लिए, तो डोंट बी इंस्पायर्ड बाय दिस रॉन्ग मीन्स, दीज रॉन्ग मीन्स, बी ट्रू टू योर कोर और उसी पे काम करो, मेहनत करो। बहुत लोग हैं मेहनत करने वाले, ठीक है, आप उनसे इंस्पायर हो। बहुत लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, ठीक है, गलत मीन्स का यूज नहीं करते, आप उनसे इंस्पायर हो, ठीक है। मैं स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर था, उन्होंने कहा कि कमजोरी, तुम्हारे अंदर जो भी कमजोरी है ना, उसको एज ए टूल मत बनो, उस पर काबू करो, उस पर जीत हासिल करो, ठीक है। अपने को कभी भी कमजोर साबित, अगर आपने सोच लिया कहीं से कहीं तक भी कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ठीक है, या तो अपना ट्रू नेचर तलाशो। अगर आपने सोच लिया मेरे अंदर ये कमजोरी है और मैं नहीं कर सकता, तो वहीं पे आपकी हार हो जाती है। आपको लड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है, सिस्टम के खिलाफ भी, अपने से भी, और ये जो गलत थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं इस केस को देखने के बाद, उनसे भी। मैं भी लड़ा हूं, 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, बट यू हैव टू सी द बेटर साइड। यू कैन नॉट लेट डाउन योर वैल्यूज, you cannot let down your ethics at the end, and you have to be like very focused कि कुछ भी हो जाए मैं अपने उसूलों पे समझौता नहीं करूंगा। और ना ऐसा अगर इंसिडेंट होता है जहां पे मेरा बस थोड़ा चल सकता है, मैं अपना पूरा बस चलाने की कोशिश करूंगा कि गलत इंसिडेंट इस देश में ना हो, ठीक है। तो पटअप मत हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, एंड ऑल दी बेस्ट। इन सब में कुछ नहीं रखा, बातें ये सब बस चल रही हैं मजे के लिए, चलाते रहने दो। लेकिन अभी भी जो सिस्टम है वो परफेक्ट ही है, एक तरीके से देखा जाए तो परफेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं वैसे तो देखा जाए तो यूपीएससी में। ये लोग जो है आरटीआई में अपनी शीट नहीं दिखाते, ये लोग जो है कट ऑफ टाइम पे रिलीज नहीं करते, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है। इस साल मेरे जो है ऐसे में 143 नंबर है, अगले साल जो है मेरे 90 नंबर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भाई? हाथ वही है, दिमाग वही है, अच्छा लिख के आया हूँ, कैसे कम आ गए? आई डोंट हैव, मतलब क्या करेंगे? आरटीआई जवाब ही नहीं देती, क्या कर सकते हो? इंटरव्यू में आप देख ही रहे हो कितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी होती है। अब उस बंदे के 105 नंबर आए हैं, अगर वो निकाले कि भाई इंटरव्यू में मेरे 105 नंबर क्यों आए हैं, इज देयर एन आंसर विद यूपीएससी? पूरा सब्जेक्टिव सिस्टम है। अब सिस्टम है ही तो है, अब क्या कर सकते हो? लेकिन बस इसी बात पर भरोसा कर सकते हो कि जितने भी बंदे एटलीस्ट जो इंटरव्यू तक जा रहा है, ठीक है, और उसने स्क्राइब वगैरह का मतलब गलत मीन्स का यूज नहीं किया है, तो वो अच्छा ही है, मतलब वो बनने लायक है, ठीक है। वो इंटरव्यू की सब्जेक्टिविटी हमें खत्म करने का सोचना ही पड़ेगा, एनी हो। ये तो मेरा यही निष्कर्ष है। और जो बाकी सिस्टम्स हैं कि मेडिकल का सिस्टम हो गया, उसमें लिखा है, मतलब जो रूल्स है ना यूपीएससी के, उसमें लिखा है कि 2 बार मेडिकल के लिए अगर कॉल आती है और आप अपियर नहीं होते हो ना, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये बंदी 2 बार क्या 4 बार नहीं गई, फिर भी इसका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हुआ। और नॉन एम्स की रिपोर्ट, मतलब जो यूपीएससी के वो जो होते हैं ना पैनल, उसमें अगर आप शिरकत नहीं करे हो, मतलब आप नहीं गए हो ना, तो यूपीएससी किसी और का जो मेडिकल है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस लड़की का कैसे कर लिया यूपीएससी ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है यूपीएससी के ऊपर। तो यूपीएससी को पूरा रिफॉर्म करने की तो जरूरत है ही है। और चलो ठीक है, मतलब ये केस आया है, इसकी वजह से यूपीएससी की थोड़ी आंख खुलेंगी और काम करेगी। लेकिन बहुत सारे जो रियल मतलब पीडब्ल्यूडी जो इस केस की वजह से सफर करेंगे, उनके बारे में भी बोलने की बहुत जरूरत है। लोग हर पीडब्ल्यूडी को बहुत गलत नजरिए से देखते हैं, गलत शक की नजर से देखते हैं। इट इज वेरी बैड, ठीक है। बहुत सफरिंग होती है रियल जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन को, बहुत सफरिंग होती है इस दुनिया में, ठीक है। उसको कोई नहीं पूछने वाला और उसकी कोई सुनता नहीं है। वो अपना दुख दर्द बयां भी नहीं करना चाहता, ठीक है। उसका वजूद इतना बड़ा होता है, वो अपना दुख दर्द नहीं बयां करना चाहता। लेकिन इस जैसे लोग जो है ना पूरे सिस्टम को शर्मसार कर देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि तुम इतने ईमानदार रहे अपनी जिंदगी में, तो क्या ही उखाड़ लिया तुमने ईमानदार रह के, क्या ही तुम्हें मिल गया? अंत बस यही है कि अपने उसूलों पे मजबूत रहो। और मैंने भी यही फाइनल डिसीजन लिया है कि अपने असूल नहीं त्यागने और आप भी मत त्यागना। थैंक यू ऑल।